अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। नाज़रीन, आज हाफिजाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी बावरे में वज़ीर आज़म के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के अहकामात को हवा में उछाल दिया गया है। स्कूल हेडमास्टर ने स्कूल में लगे 20 कीमती दरख्त कटवा कर पैसे हड़प कर लिए हैं। ताहम इस वाक़े पर स्कूल स्टाफ का हेडमास्टर के खिलाफ आवाज उठाना भी उन्हें महंगा पड़ गया है। सीनियर स्कूल हेडमास्टर ने अपनी करप्शन बेनकाब करने वाले असातिज़ा को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं स्टार न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज गुल से। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम बात करेंगे तालीम की और तालीमी इदारों की। तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, हाफिजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गुल। शहबाज गुल, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, वहां पर तालीमी इदारों में दरख्तों के साथ जो कुछ हो रहा है। आज बात कर रहे हैं हम तालीमी इदारों की। स्कूल हेडमास्टर ने दरख्त कटवा कर बेच डाले हैं और करप्शन बेनकाब करने वाले असातिज़ा को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। इस पर हम राब्ता कर रहे हैं, गालिबन आवाज नहीं आ रही नुमाइंदे को। शहबाज गुल हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शहबाज, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैम। शहबाज बताइएगा, स्कूल हेडमास्टर ने दरख्त कटवा कर बेच दिए हैं, पैसे हड़प कर लिए हैं और जो इनके कारिस्तानियों को बेनकाब कर रहे हैं उन्हें भी संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। जी देखिए, ये तब्दीली सरकार के जो दावे हैं वो धरे के धरे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी बावरे का ये इलाका है जहां वजीर आजम के क्लीन और ग्रीन मुहिम के अहकामात को किस तरह जो है सियासी असर और रसूख के साथ स्कूल हेड मास्टर मुबशर नजीर ने जो है हवा में उड़ाया। किस तरह कानून से बेखौफ होकर स्कूल स्टाफ से ये भी बताया गया कि हेड मास्टर जो है इदारे का हेड होता है, इन्हें ऐसे गैर कानूनी काम से रोका गया, जिस पर स्कूल हेड मास्टर ने स्कूल के तमाम स्टाफ को सियासी असर रसूख की बिना पर संगीन नताइज की धमकियां दी और स्कूल में लगे 20 कई कीमती दरख्त जो है कटवा कर पैसे भी हड़प किए। इसके अलावा इस वाक़े पर जब स्कूल के तमाम असातिज़ा ने हेड मास्टर की करप्शन बेनकाब करने के लिए तहरीक चलाई तो स्कूल हेड मास्टर ने जो है गैर इखलाकी गुफ्तगू और जालमाना रवैया अख्तियार करते हुए गालम गलोच की और संगीन नताइज की धमकियां दी गई। जबकि स्कूल स्टाफ का कहना है कि स्कूल में बच्चों से जबरदस्ती जो है वो किताबें और बैग जो है वो छिड़वा कर जो है जाती तौर पर अपनी गाड़ी, वॉशरूम्स या दीगर जो है वो घर के वॉशरूम साफ करवाए जाते हैं। जबकि बच्चों के वालिदैन की जानिब से भी ऐसे इक़दाम के खिलाफ जो है बारहा एजुकेशन हकाम को भी जो है वो कंप्लेन की गई, लेकिन स्कूल जो है हेड्स को ना तो गैर इखलाकी कामों से रोका गया और ना ही स्कूल से जो हेड का तबादला इसका ट्रांसफर किया गया। जबकि स्कूल स्टाफ की जानिब से ये भी बताया गया कि स्कूल हेड मास्टर ने जो स्कूल के तमाम तलबा से जो बेजा फंड्स इकट्ठे किए हैं और सियासी इंक्वायरी को जो की बिना पर सियासी लोगों की सपोर्ट पर जो है इन्हें फंड्स के जरिए जो है वो शाही खाने खिलाते हैं, इनकी खातिरख्वाही की जाता है। ऐसे अलमिया के खिलाफ जो स्कूल के तमाम स्टाफ ने क्लासेस का बाइकाट करते हुए स्कूल हेड के खिलाफ धरना दे रखा है। आज जो है 8वां रोज है धरना दिया हुआ है। और ठीक है शहबाज, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि एक जानिब तालीमी इदारों जैसे मुकद्दस इदारों में करप्शन सामने आ रही है तो दूसरी जानिब बहावलपुर के हासिलपुर के निजी कॉलेज में लड़कियों और लड़कों के मुबैना रक्स ने इखलाकियात की तमाम हदों को पार कर दिया है। यहाँ के असातिज़ा भी रक्स को खूब इंजॉय करते रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ भी लड़कियों के मुबैना रक्स को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया, जबकि रक्स की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों का कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। इस पर भी मज़ीद तफसीलात लेंगे हम अपने नुमाइंदे अशफाक कंवल से। जी अशफाक, जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये गैर अखलाकी हरकत का वाक़या बहावलपुर की तहसील हासिलपुर जनूबी पंजाब में उस वक्त पेश है जब एक निजी नेशनल कॉलेज में लड़के लड़कियां किसी इवेंट में फहाशी
पंजाबी मुजरे वाले गाने लगाकर डांस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। डांस पार्टी में टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के ने भी महफिल डांस बनाई और टीचर स्टूडेंट डांस में एक दूसरे के साथ बगलगीर भी होते हुए दिखाई दे रहे थे और नोटों की बरसात के साथ साथ अखलाकियात की धज्जियां भी उड़ा रहे थे। अगर बात करें दर्सगाहों की, दर्सगाहों में इंसानियत में तहजीब सिखाई जाती है ताकि हम मुआशरे का बेहतरीन शहरी बनकर मुल्क और कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करें। लड़के और लड़कियों का मुबीना डांस ने कॉलेज की पार्टी को तो रंगीन कर दिया, लेकिन महजब मुआशरे की बदनामी में स्याह धब्बे छोड़ गए हैं। इस नेशनल निजी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव और साथिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है और वजीर आला पंजाब ने महकमा एजुकेशन बहावलपुर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है ताकि आइंदा दर्सगाहों में इल्म की तख्लीक हो, ना कि रंगीन मुजरों की तकमील। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस पर मजीद बात भी करेंगे। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूट राफिया मल्ला हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल सेहत और तालीम राहिला मसरूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत मदीना के दावेदार करप्शन और इखलाकियात के खात्मे का हर मौके पर काट खेलते हैं, मगर आज जब मेरे कप्तान के दौरे हुकूमत में अंधेर नगरी चौपट राट जैसे हालात हैं तो बस कप्तान भी माजी की हुकूमतों की तरह हर नए वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील देते हैं और रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स तलब करते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी। हमारे साथ रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूट राफिया मल्ला और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिप्टी कमिश्नर राहिला मसरूर भी मौजूद हैं और मैं आपसे ये भी नाज़रीन शेयर करती चलूं कि ये वीडियो वायरल हुई है पंजाब में। हम देख रहे हैं कि अक्सर पंजाब हो, लाहौर हो, बहावलपुर हो, सरगोदा हो, इस तरह के मनाजिर अक्सर जो है वो देखने को मिलते हैं। तालीमी इदारों में तरबियत नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। राहिला मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे भी हम बात करेंगे कि तालीमी इदारों में तरबियत की जाती है, डिग्री का हुसूल एक समझ लें कि दौरे हाजिर में एक लाजमी जुज़ ही सही, लेकिन तरबियत का असल जो दर्सगाह है उसके लिए जाता है बच्चा, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन इस तरह की तरबियत अगर तालीमी इदारों में होगी तो कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजेंगे? राहिला मैम। जी राहिला मैम, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके बाद माँ बाप अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजेंगे और इस तरह की वीडियोस अगर वायरल हो रही हैं तो बच्चों के साथ साथ असातिज़ा इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि प्रिंसिपल साहब भी खुद जो है वो महसूस हो रहे थे। देखिए जनाब, ये तो आपने कहा कि माँ बाप क्या अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजेंगे, तो ऐसा तो खैर नहीं है कि बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेजा जाएगा। माँ बाप भेजेंगे जरूर, लेकिन अब मतलब जिस डर और खौफ से भेजेंगे, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो ऐसा हमारा तालीमी इदारा कि जहाँ पे हम समझें कि हमारा बच्चा ही महफूज नहीं है। वो तो एक तरबियत गाह है, दर्ज गाह है, जहाँ से बच्चा सीख के निकलता है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारे पास, बल्कि हमारी माशरे की बदकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं। मैं ये बिल्कुल यकीन से कहती हूँ कि ये असातिज़ा तो कहलाने के लायक ही नहीं है, बल्कि असातिज़ा ये है ही नहीं। कहा जाता है कि उस्ताद रूहानी बाप का दर्जा रखता है, मगर यहाँ पर तो हमने देखा कि वीडियो में जिस तरह जो प्रिंसिपल साहब थे वो खुद जिस तरह महसूस हो रहे थे इस रक्त से और जिस तरह उसका हिस्सा थे, तालीमी इदारों में दर्स हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत अरसे हमारे तालीमी इदारे बंद रहे, उस पर बड़ा शोर शराबा किया गया, उस पर बड़ा वावेला हुआ जी तालीमी इदारे खोले, बच्चों की तालीम का अमल रुक रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर ये हाल होगा तो क्या कहेंगे आप कि इसका इखलाकियात पर, तो एक तालीम पर भी असर पड़ रहा है, इखलाकियात पर भी असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर, बहुत बुरा असर। मैं तो खुद मतलब अपनी नजरों में आप शर्मिंदा हूँ कि वो उस्ताद की वो हैसियत, ये हमारा उस्ताद हमारा पेशा नहीं है, ये हमें मनसब मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی طرف سے کہ جیسے محسن انسانیت کو معلم بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تو وہ شرف ہمیں بخشا گیا کہ ہم استاد ہیں. لیکن مجھے مطلب اپنے آپ سے میں اپنی نظروں میں خود شرمندہ ہوں کہ کسی ایک کے ایسے کرنے کی وجہ سے تمام لوگ، تمام اساتذہ برادری جو ہے ہماری شرم سے ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں کہ کسی ایک کے، وہی آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ رجسٹرار پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ رافعہ ملا بھی موجود ہیں. رافعہ میم، ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے جو ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر طلبہ و طالبات رقص کر رہے ہیں پرنسپل کے ساتھ، باقی اساتذہ بھی جو ہے اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. تعلیمی اداروں کا یہ ماحول کب تک چلتا رہے گا؟ کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی ایک دو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اب اگر ہم لوگ کرونا سے اور ان ساری مصیبتوں سے بچ بچا کے تعلیمی اداروں پہ فوکس کر رہے ہیں تو پھر ہماری تربیت کہاں جائے گی؟ ایکچولی میں تو سندھ کے حوالے سے بات کروں گی کہ آپ پتہ نہیں کون سے پنجاب کی بات کر رہی ہیں، جہاں کے پی کے کی، جہاں بلوچستان کی، جہاں سندھ کی. سندھ میں تو ایسی جی میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. آج بہاولپور میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک کالج کی، جہاں پر طلبہ و طالبات رقص کر رہے ہیں، نوٹوں کی گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پرنسپل صاحب خود اس میں موجود ہیں. اوکے، اب دیکھیں یہ جو اکا دکا واقع ہوتے ہیں تو ہم سب ایز اے نیشن ان کے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایک سینسیٹیو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس وجہ سے بہت کانشیس ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ایز اے سوسائٹی دیکھیں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں بھی سلیبس میں میوزک اینڈ موومنٹس ہیں، یوگاز ہیں، لیکن اس قسم کی ولگر ڈانسز وغیرہ کہیں وٹنس نہیں ہوئی، نہ کبھی ہم نے ایسا دیکھا ہے. اگر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے انفارچونیٹلی تو میم پنجاب سائڈ سے جب بھی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کالج کی ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کی ہو، وہ نہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہوتی ہے، نہ ہماری ثقافت کا حصہ ہوتی ہے، نہ ہی ہمارے اخلاقیات کا حصہ ہوتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کوئی دوسری تیسری ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے تھے وہ چلیں جی بالغ تھے، وٹ ایور، وہ ایک الگ ایشو تھا. لیکن اب تعلیمی اداروں میں اگر رقص و سرور کی محافل ہوں گی تو پھر تدریس کہاں پر ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں، یہ 24 آورس میں نہیں سمجھتی کہ جہاں کی بھی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو وہاں پہ 24 آورز ہی رقص ہوتا ہوگا. اٹس ناٹ پاسبل. وہاں پڑھائی تو ہوگی، لیکن اس کا جو ہے پہلے بینگ اے گورنمنٹ آفیسر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو سرچ کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ تقریب کیا تھی، کیا وہ ولگر قسم کی تھی اور وہاں پہ کیوں رکھی گئی تھی. میں کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کی ریپرزینٹیٹیو نہیں جو ان کو میں ڈیفینڈ کروں گی. اس قسم کا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل 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 یہی میم ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے. راہیلہ میم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم بتائیے گا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہو کیا ہے؟ اب اس پر آگے چل کے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اخلاقیات کی اور ہمیں ہمارے سماجی جو اقدار ہیں، جو ہمارے ثقافتی اقدار ہیں، ان کی تعلیم دی جائے، ہماری تربیت کی جائے، نہ کہ اس طرح کی محافل جو ہے وہ سجائی جائیں. نہیں دیکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ تو ایک واقعہ بدقسمتی سے ہو چکا، لیکن ایسا آپ میرے خیال میں کہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ ہمارے سندھ میں ہماری خوش قسمتی کہہ لیں آپ یا ہمارا فخر کہہ لیں کہ ہمارے سندھ کے تعلیمی اداروں میں آپ کو کبھی ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا ہوگا اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ایک ایسا سانحہ، اس میں تو اس کو کہوں گی کہ جو ہو چکا، تو آئندہ کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے اور یقیناً اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. جیسے میڈم صاحبہ نے کہا کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس تعلیمی ادارے میں ایسا کیوں ہوا. اچھا میم، تعلیمی اداروں میں اس طرح کی محافل کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی بڑے عروج پر ہے، اور آج حافظ آباد میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے کئی درخت کٹوا دیے ہیں، بیچ کے پیسے بھی ہڑپ کر گئے. تو ایسی سچویشن سے اور ایسے واقعات تو پہلے بھی ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں اور سندھ میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، ایز اے انسان، ایز اے مسلمان ہونے، ایز اے انسان ہونے کے ناطے جو ہماری نالج ہوتی ہے اور جو ہماری تربیت ہوتی ہے، تو یہ تو ویسے بھی حدیث ہے کہ درخت کو کاٹنا گناہ ہے.
تو یہ تو ہر باشعور انسان سمجھتا ہے کہ درخت وہ جو سایہ دیتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، اس کو اگر ہم نقصان پہنچائیں اور اس کے لیے ہم ایسا کوئی چھوٹی سی لالچ کے لیے اور چھوٹے سے مفاد کے لیے ایک بڑا نقصان ہم اپنا خود کا کر لیں، تو یہ بھی ایک المیہ ہی میں کہوں گی۔ اور جو ہے اس طرح کے لوگ دیکھیں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف کسی ایک لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کوئی برائی کی طرف قدم اٹھایا ہے، تو اس کی وجہ سے معاف کیجیے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ہمارے پاس بہت اچھے اساتذہ موجود ہیں جو نہ صرف بچوں کو، وہ تو معمار ہیں، پوری نسل بنانے کے امین بالکل ہیں۔ نسل آپ ہی لوگوں نے بنانی ہے۔ میں رافعہ میم سے بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ میم آج حفظ آباد کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے درخت کٹوائے ہیں، بیچ ڈالے ہیں، پیسے بھی ہڑپ کر گئے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنانا ہے اور شجرکاری مہم کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، دوسری طرف جس طرح سموک بڑھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی بہت حد تک بڑھ گئی ہے، ایسی سچویشن میں درختوں کو کاٹنا، بیچ جانا، چلے بیچ لیے کھا لیے، کرپشن، تو یہ تعلیمی اداروں میں یہی سب کچھ ہوتا رہے گا؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سب کو پتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، اس نے تو وہ جو ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ پورے پاکستان میں درخت لگائے جائیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو ایک تو ان کا نوٹس لینا چاہیے آپ کے ٹی وی کے توسط سے جو یہ نیوز آپ آن ایئر کر چکی ہیں، اور دوسرا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو SOPs جو ہے اس میں اسٹرکٹ امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ یہ کس طرح کے تعلیمی اداروں کا ماحول ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ گورنمنٹ کے جو پودے اور درخت ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اور معمولی پیسوں کی عوض جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سب کو یہ بہت سیریس ایشو ہے درختوں کا، کیونکہ اس سے ہمارا ماحولیات جو ہے وہ پورا کا پورا برباد ہو گیا ہے۔ تو اس کو تو میں بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگنورنٹ ہیں، نہ صرف رولز کے اور بلکہ نیچر کے بھی وہ مخالف ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ماحولیات اور فطرت میں آتی ہیں، اور ہم لوگ انفارچونیٹلی ماحول اور فطرت کو اگنور کر رہے ہیں، جس سے یہ پوری ڈرائینس ہے، اور آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ فلڈز آ رہے ہیں، ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ اداروں کے اندر ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارا دن نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے، تو گورنمنٹ کو اس طرح کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ۔ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، پنجاب حکومت کو SOPs پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ بہت شکریہ رافعہ ملا اور راحیلہ مسرور میم ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے اپنے نئے پینل کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے ساتھ، میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل۔ بات ہو رہی ہے پنجاب میں تعلیم کی، تعلیمی اداروں کی کیا سلسلہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کرپشن ہے تو کہیں اخلاقیات کا جنازہ ہے، اور جنازہ بھی ایسا ہے کہ اساتذہ خود شرمندہ ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ فقط اس ایک ویڈیو کے وائرل ہونے سے کیا سچویشن ہوئی ہے پنجاب بھر میں اور اس پر کیا ایکشن لیا ہے، ہمارے رہنما اس پر کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے پینل میں موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ریاض خان صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رانا گلزار تاج صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے یوسف دالیا صاحب۔ تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے پنجاب میں تعلیمی اداروں میں ایک طرف اخلاقیات کا جنازہ تو دوسری طرف کرپشن۔ آخر پنجاب میں جو پنجاب کے تعلیمی اداروں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وزیر تعلیم کہاں ہیں؟ بزدار صاحب کہاں ہیں؟ اور وہاں کے جو چیئرمین بورڈ ہیں وہ کہاں ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ ریاض خان صاحب، آپ نے بڑا عرصہ وہاں پر پنجاب میں حکومت کی ہے اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا شہزادی کمل صاحبہ اور آپ کے چینل کا۔ میں پہلے بھی آپ سے پہلے چینل میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سارا معاملات ہیں، میں نے یہ جو PTI کے اور حکمران ہیں اس وقت،
वो वजीर हों, मुशीर हों या खुद इमरान नियाजी साहब हों, उनकी एक ही बात पर तवज्जो है कि हम किस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों पर तोहमतें लगाएं और आवाम को गुमराह करें, जो कि वो नाकाम हो चुके हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगी, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको कुछ इल्म ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, ये शर्मनाक वाक़यात हो रहे हैं। और ये तलबा के साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, कॉलेजों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ यही मालूमात है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाए और गरीब आदमी से एक जो तालीम है और वो तालीम भी छीन ली जाए। रोटी तो छीन चुके हैं उनसे, कपड़ा छीन चुके रोटी हैं, छीन ली, कपड़ा छीन लिया, सेहत छीन ली, छत छीन ली, अब इखलाक भी अगर छीना जाएगा, तालीम के नाम पर अगर ये सारी चीजें होंगी तो इनकी रोकथाम कैसे होगी? राना गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इन सारे मामलात की रोकथाम किस तरह होगी कि तालीमी इदारों में दरसो तदरीस के बजाय कहा जाता था कि ठीक है गैर निसाबी सरगर्मियां जरूरी होती हैं, लेकिन ये गैर निसाबी सरगर्मियां तो नहीं है, उसके नाम पर ये क्या हो रहा है और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? राना गुलजार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजादी कमल साहिबा जी। देखिए शहजादी साहिबा, ये जो सूरत हाल है जो आज देखा है और सुना भी है तो दिल खून के आंसू रो रहा है। बात ये है कि इमरान खान साहब, मोहतरम वजीर आजम साहब, क्या वो, हम तो शुरू से हमारा मौक़िफ़ है कि हम समझते थे कि ये बहुत अच्छे इंसान होंगे और ये कौम के लिए बड़ी भलाई और उम्मीद की किरण लेकर आएंगे, लेकिन मालूम ये चला कि ये ना तो एक अच्छे हुक्मरान साबित हुए, ना ये कोई अच्छे इंसान साबित हुए, क्योंकि इसलिए कि जिस तरह से मुल्क की सूरत हाल दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्या मदीना की रियासत का जो नाम लेते हैं, क्या ऐसा होता है मदीना की रियासत में? क्या मदीना की रियासत में कौम भूखी सोती थी? क्या मदीना की रियासत में कौम खुदकुशी करती थी? क्या मदीना की रियासत में जो हमारी बेटियों और बहनों के साथ हो रहा है, क्या ये सलूक होता था? ऐसा हरगिज नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यूसुफ दालिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दावों का सिलसिला आखिर कब इख्तिताम पजीर होगा, अमली तौर पर तब्दीली कब नजर आएगी? क्योंकि सरकारी इदारे हों या तालीमी इदारे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, वहां पर जो कुछ हो रहा है, कहीं करप्शन है तो कहीं हम देख रहे हैं कि इखलाकियात को इस तरह से गिराया जा रहा है कि देखने वाले भी शर्मिंदा हैं और जो माँ बाप घर बैठे हैं वो जो है वो तालीमी इदारों के सामने जाकर खड़े हो गए हैं। एक वक्त था कि जब तालीमी इदारों में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते थे कि ये कुछ सीख कर आएंगे, आज वो किस डर से बच्चों को स्कूल में और इन तालीमी इदारों में भेजेंगे? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। बात ये है असल में कि ये जो जितना हमारी आजकल कौम या उसको आप कह लें कि जो जज्बात हैं हमारे, जो उसका लेवल है वो बहुत ज्यादा ही हाई हुआ है और उसमें कोई शक नहीं है, मगर इसको जो है सर इतनी महंगी रोटी होगी, इतना महंगा पेट्रोल होगा, डॉलर को पर लग जाएंगे तो फिर जज्बात भी तो होंगे ना। जी जी, मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम जिस वक्त एक कौम थे ना, तो हमारे पास मुल्क नहीं था, तो हमने मुल्क हासिल किया, तो आज उस स्टेज पे हम खड़े हैं कि आज इस मुल्क को एक कौम की जरूरत है। बिल्कुल, तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल इसी तरफ गामजन है। आप मतलब कोई भी उनका जो अगर सियासी मुखालिफिन भी अगर आप देख लेना तो वो भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं। तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो देखने की जरूरत है चीजों को कि जो काम अगर किए जा रहे हैं ना, तो उसके इस वक्त तो हम एक बहुत ही कर्व से गुजर रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। महंगाई को ले लें, जज्बात को ले लें, हमारी जो सॉवरेनिटी के ऊपर जो अटैक्स होते हैं, लाइक ये जो भी सियालकोट वाला वाकया हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, मगर आप ये भी देखें कि उसके ऊपर एक्शंस भी हो रहे हैं और पहले की तरह, हाँ यस मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूँ, डिसएग्री नहीं करूंगा कि स्कैंडल्स भी आते हैं, क्योंकि हमारे साथ आपको पता है बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। नहीं, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूँ ना। सबसे पहले तो मेरे लिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलायंसेज है ना हमारे साथ जो है, उनमें से कुछ चीजें भी आ रही हैं, तो इसको ठीक करने की जरूरत है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ جب کسی کو دوبارہ موقع اگر دیں گے نا تو اس کی جو کنٹریبیوشن یا اس کی جو پرفارمنس ہوگی آپ اس کو بیس کر کے دیں گے نا. تو 2023 تک خان صاحب کو آپ موقع دیں. سر 3.5 سال ہو گئے موقع دیے ہوئے, ہم نے ان کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا. اب یہ جو ملین ٹری منصوبے کی بات ہو رہی تھی, یہ منصوبہ آپ کو چلے اخلاقیات پہ ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ ہی جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے درخت کاٹ کاٹ کر بیچ رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, کرپشن ابھی بھی ہے. یعنی کہ خان صاحب نے جو پہلے دن وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اب ایسی سچویشن میں اگر تعلیمی اداروں میں بھی کرپشن ہوگی تو پھر روک تھام کہاں پر ہوگی؟ آپ نے دو سوال کیے ہیں. ایک تو آپ نے تعلیمی اداروں میں جو ہو رہا ہے, اور دوسرا آپ نے جو ہے نا دیکھیں کلین اینڈ گرین پاکستان جو ہے, شاید میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. یہ جو صاف اور سرسبز پنجاب جو ہے نا, یہ اس کی سبسیڈائری ہے, ٹھیک ہے نا. کلین اینڈ گرین جو پاکستان ہے اس کی یہ سبسیڈائری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو کلین اینڈ گرین آپ کو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سننے یا دیکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ پتا چلے. 5 چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے: پانی, واٹر, سینیٹیشن, ہائیجین, سالڈ اور پلانٹیشن, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پوری جو ہے اس کے اوپر جو آبجیکٹیوز نکالے ہیں جو عوام تک پہنچنے چاہیے, جس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہو, عوام جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرے, اس سے انٹیگریٹڈ بھی ہو. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کمیونٹیز لیول کے اوپر جو آپ کی جو کلیننیس ہے, جیسے یہ جو گاربیج یا ویسٹ سالڈ جو ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر. پھر اس کے ایویلیوشن کے لیے خان صاحب نے اس کے اندر یہ چیز بھی ڈلوائی ہے کہ نہیں جی, یہ جو لوکل باڈیز جو ہیں جو نیچے بلدیاتی جو اختیارات ہم دینا چاہتے ہیں, یہ اس کو رن کریں, مانیٹرنگ ان کی طرف سے ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اتنا کمپٹیشن پہ آ جائیں کہ آپ کے جو نیبرہڈ کنٹریز جو ہے نا ان کے مقابلے کے اوپر جا کے آپ ان سے بات کریں. اچھا, سر ہم اس آپ کے کسی بھی بات سے انکار نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پہ مظاہرہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, کہیں پہ کوئی لایا عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر بات کی جائے, آپ نے جو ابھی خان صاحب نے وعدے کیے تھے ان وعدوں میں سے کوئی ایک بھی پورا ہوتا ہوا معذرت کے ساتھ نہ عوام کو نظر آ رہا ہے اور خود خان صاحب کو بھی نظر نہیں آ رہا. ریاض صاحب موجود ہیں. ریاض صاحب, آپ نے بھی تو بڑا عرصہ پنجاب میں آپ لوگ بھی رہے ہیں, آپ کی بھی حکومت رہی ہے. بات کی جائے اخلاقیات کی یا بات کی جائے کلین اینڈ گرین پاکستان کی, دونوں صورتوں میں آپ نے پاکستان کو اب آج کہاں پر دیکھا ہے؟ دیکھیں, میں تو اس بھائی کی باتوں پر حیران ہوں کہ یہ تو ہمیں اور آپ کو اس طرح درس دے رہے ہیں کہ شاید یہ ابھی بھی کنٹینر میں کھڑے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. بھیا 3.5 سال ہو گئے, آپ کب تک کریں گے اس طرح کا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ نے کرنا ہے, آپ اپنے یہ مشورے آپ اپنے وزیر اعظم کو دیں جو آپ کے وزیر اعظم ہیں, جو آپ اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیں. آج دیکھیں 4 خواتین پانی پینے کے لیے اندر گئیں اور ان پر تشدد کیا دکاندار نے. عوام جو ہے عدم برداشت سے باہر ہو چکی ہے. یہ کیا وجوہات ہے؟ اس کی صرف وجوہات یہ ہے کہ حکمران خود اور ان کے وزیر مشیر خود اور انتظامیہ اس وقت بالکل توجہ نہیں دے رہی. یہ بات آپ مان لیں کہ بالکل ان کے پاس اس طرف دیکھنے کی توجہ ہی نہیں, کسی ادارے کو دیکھنے کے لیے توجہ نہیں, عوام کی طرف دیکھنے کی توجہ نہیں. آپ اس طرح آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس دفعہ ہو رہا ہے. عدم برداشت کی جہاں تک بات ہے, عدم برداشت, عوام آج تماشا دیکھتی ہے, ویڈیو بنانے شروع ہو جاتی ہے, روکتا کوئی نہیں ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ مرد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. سیالکوٹ والا واقعہ دیکھنے, پنجاب بھی ہے نا. بالکل ریاض صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام میں عدم برداشت نہیں رہا. رانا گلزار صاحب, عوام میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ برداشت نہیں رہا, لیکن عوام کیا کرے, ایک حادثہ ہوتا ہے اس حادثے کو ابھی بھول نہیں پاتے, 24 گھنٹے ہوتے نہیں, ایک نیا حادثہ رونما ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان 3.5 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کی حکومت کو, آپ کی حکومت بھی بڑا عرصہ رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, یہ ریاستی مشینری کا کام ہے جی, اور اس وقت کے جو حکمران ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں. ریاست کو یہ تو انہوں نے برباد کر دیا ہے, انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اس وقت کے وزیر اعظم چور ہیں, کرپشن میں بھرے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر آواز نہیں اٹھتی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے حکمران نالائق بھی ہیں,
करप्शन से भरे हुए हैं, चोर हैं, क्योंकि कल खान साहब ही कहते थे कि जब बिजली पर पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, जब आटे पर पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, जब पेट्रोल पर पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, जब डॉलर पर पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। तो वो हुक्मरान चोर होते हैं। तो आज के वजीर आजम ये पूरा टब्बर चोर है। तो सर हम कब तक एक दूसरे को चोर चोर कहते रहेंगे? आखिर अवाम, प्लीज मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। जी जी, मैं चोर नहीं कह रहा हूँ, वजीर आजम खुद कहते थे, हम नहीं कह रहे। वो खुद कहते थे चोर हैं। तो वो जब पूरी रियासत की बागडोर चोर और लुटेरों के हाथ में आ जाए तो वो रियासत तरक्की कैसे करेगी? हमारा ये मुतालबा है कि खान साहब आप जो है एहतसाब का अमल कब शुरू करेंगे? लुटेरों और चोर और डाकुओं का एहतसाब कब करेंगे? कब कौमी खजाना भरेंगे? आपने इस कौमी खजाने को इस बर्बरियत के साथ लूटा, तहकीकात के नाम पर आपने इन्वेस्टिगेशन की टीमें बना कर इस बुरी तरीके से खजाने को लूटा है। ये काबिल मजम्मत है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, ये बड़ी बातें करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की। आज आप देख सकते हैं जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है, गरीब यूसुफ दालिया साहब से पूछते हैं, यूसुफ साहब आखिर एहतसाब का अमल कब शुरू होगा? 3.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल रह गया है, क्या कहेंगे आपके इन इक़दामात की रोकथाम के लिए? आखिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 1.5 साल रह गया है, इस 1.5 साल में दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो? हम तो चाहेंगे कि कभी भी ना हो, लेकिन आपके दौरे हुकूमत है, अभी 1.5 साल बाकी है, क्या कहेंगे आपके, किस तरह की रोकथाम आप करेंगे? मैं पहले तो इन दोनों जो हजरात हैं हमारे, ये इनको ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि अदम बर्दाश्त वाली जो बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर तो मैंने आपसे खुद भी एग्री किया ना कि हाँ बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये हमारे यहाँ चल रहा है इस वक्त। मैंने आपसे कहा कि देखें कुछ चीजें होती हैं जो आप इन्वेस्ट। सर बात ये है कि लोग भूखे हों तो ये उकदा खिले, कौन कितना साहिब किरदार है? मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड करने में कंप्लीट, पहले भी मेरी बात अधूरी रहेगी। चलिए सर बात मुकम्मल करें। आपकी जब इन्वेस्टमेंट होती है ना तो आपको उसको रिटर्न्स मिलने में कुछ टाइम लगता है। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी ये जो कह रहे हैं कि जी इतने स्कैंडल्स आ गए और ये आ गए, देखें कौन सा ऐसा स्कैंडल है जिसके ऊपर किसी को रिलीफ दिया गया? आप मुझे बता दें। देर सवेर जो है उसके ऊपर वो जरूर बात आ गई, चीनी का इतना इन्होंने शोर उठाया, बाद में पता चला कि इन्हीं की शुगर मिले वहाँ ज्यादा है पंजाब में। बात ये नहीं, अब मैं किसी की उसमें नहीं जा रहा हूँ कि नहीं जी मैं उसको काउंटर करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात हम करते हैं तो आपको ये पता है कि पाकिस्तान का जिस वक्त डायनामिक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 25% जो है ना वो प्लांटेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त खड़े हुए 5% पे। तो ये 5% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं लेके खड़ी हुई थी पिछले 25 सालों 30 सालों से, जिनकी हुकूमतें थी। आज अगर वो कहते हैं कि आपको मालूम ही था ना कि यहाँ पे खड़ी हुई है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ना कि कितना हम पीछे हैं इससे। अच्छा इसके बाद जो है देखें पिछले अदवार के अंदर हुकूमतें किसकी रही हैं? इनकी रही है ना। आज पीडीएम की सूरत में 11 जमातें जो है वो मिलकर किसके खिलाफ तहरीक चला रही है? हुकूमत के खिलाफ ना। तो इसके बावजूद भी अगर कामयाब नहीं है, इसके बावजूद भी ये लोगों को रोड पे नहीं निकाल सकते। देखें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं नहीं है इनकार कर रहा हूँ इन दोनों की इससे। ये जो कह रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई नहीं हुई है, महंगाई बहुत हुई है और मतलब हाईएस्ट लेवल पे। मगर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई लीडर ऐसा मिला है, इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम इस महंगाई को भी बर्दाश्त करने में तैयार हैं। ये बातें बिल्कुल इनको बुरी लग रही होंगी, मुझे पता है। मगर आप मुझे ये बताएं ना कि कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आप कहते हैं कि नहीं जी 3.5 साल के बाद ये बंदा हटा के हम किसी और को ले आए। क्यों 2023 में 1.5 साल जहां पर 4 बंदे आने चाहिए थे वहां पर 8 आए रोज। कभी आईजी चेंज हो रहे हैं, कभी वहां पे मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो बात सिर्फ मुशीर चेंज हो रहे हैं, वजीर चेंज हो रहे हैं। बात हम ये कह रहे हैं कि चले ठीक है पिछली हुकूमतों ने मुल्क खा लिया, तबाह कर दिया, आपको मालूम था मुल्क की क्या सूरत हाल है, आप लोगों ने जिम्मेदारी ली, आप लोगों ने बीड़ा उठाने का कहा। 3.5 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए सर? एक चीज से तो ये सारा पैनल जो है एग्री करेगा ना कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है ना। अब इसको चलने दे। मैं ये कह रहा हूँ 1.5 साल के बाद आप खुद बताएं कि इमरान खान साहब जब आवाम में जाएंगे तो कोई वजह होगी तो दोबारा उनको वोट पड़ेगा ना। सर ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। सर ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। जी श्योर ये मैं बात कर रहा हूँ। शेहजादी साहबा टाइम दीजिएगा।
परफॉर्मेंस जो है वो दी है, उसके बाद आपने फैसला खुद करना है, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है ना, ये हम 3-4 लोग बैठ के पैनल के ऊपर तो नहीं डिसाइड कर सकते। बिल्कुल 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 रियाज, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि रियाज साहब कुछ कह रहे हैं। जी रियाज साहब। देखिए शहजादी साहिबा, इनका जो कहना है कि 3.5 साल में इन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर 90 दिन में करप्शन खत्म 90 दिन के अंदर हाँ हम सब कुछ बिल्कुल बेहतर कर देंगे, और ये भी कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं ये पूछता हूँ, ये ग्रीन इन पाकिस्तान की बात करते हैं, अल्लाह के बंदे आवाम पूछ के थक गए हैं। अच्छा, आवाम जो है आवाम खुदकुशियां कर रही है, अब पाकिस्तान की आवाम खुदकुशियां कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से इमारतों से छलांग मार रहे हैं बेरोजगार जवान बच्चे। अपने आप को आप ये बताएं कि आपने इस 3.5 साल में जो पूरा मैं चाहूंगी जी 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 मेरी सुन लेना, मेरी पूरी बात आने देना। जी 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 यही तो बर्दाश्त करें ना मेरे भाई। मैं ये कहता हूँ कि 3.5 साल में आपने पूरे इस इख्तिलाफ की पार्टियां, खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जेल भेजा। यूसुफ साहब जरा बात मुकम्मल होने दीजिएगा रियाज साहब की। जी यूसुफ साहब जरा बात मुकम्मल होने दीजिएगा, रियाज साहब जरा बात मुकम्मल करें। जी रियाज साहब। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने नैब के जरिए जेलों में रखा, 3.5 साल से रख रहे हैं। आप मुझे बताएं किस सियासतदान से आपने आज तक 1 रुपया वसूल किया? आपने वो नैब जो बना, आपके जो नैब गठजोड़ है, नियाजी नैब गठजोड़, आप इससे निकले। हमारा कहने का मकसद ये है, हम आवाम की बात करते हैं, आवाम की बात कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल आवाम की बात करते हैं, और आवाम के लिए ही हमने अब तक जो इक़दामात किए हैं और आगे जो करने वो आवाम के लिए ही करने हैं। मैं चाहूंगी कि राना गुलजार साहब जरा आप बता दीजिएगा कि कब हमें एक दूसरे पर तनकीद करना और एक दूसरे को चोर करना छोड़ेंगे। आखिर इन सारे मसाइल का हल किस पार्टी के पास है और कब निकलेगा? देखिए, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं पीटीआई के दोस्त, ये बेचारे ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ना इनको हकाइक पता है, ना इनको कौम से कोई दर्द है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल किया, और हमने, हमारी क़यादत ने ये कुर्बानी दी। कोई कुर्बानी देकर तो दिखाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा आइन की पासदारी और सुपरवेसी के लिए काम किया है। आप सबसे पहले खान साहब, आपने एहतसाब की बात की थी, तो आप एहतसाब के अमल को शफाफ बनाएं, मजबूत बनाएं, अक्रॉस द बोर्ड करें। और आपने जो पैसा आया लेकिन सर जिस वक्त खान साहब कंटेनर पर थे और उस वक्त जिस तरह के मिली नगमे आ रहे थे और उस वक्त नौजवान नस्ल वहां पर मौजूद थी, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी कि अवाम को बहक रही है और ये जलसों में क्या हो रहा है। आज वही सब तालीमी इदारों में हो रहा है। मैं चाहूंगी कि जरा मौजू पर भी बात हो जाए ना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से खसारे में था। माशाल्लाह माशाल्लाह 2018 के बाद एक ऐसा सादिकुल अमीन हुक्मरान पाकिस्तान में आया कि जिसको कोविड की मद में पैसा मिला, सऊदी अरब ने पैसे दिए, आपके दुबई ने पैसे दिए, कतर ने पैसे दिए, डैम फंड में पैसे, इजाफी बिलों में पैसे, और बेतहाशा रकम मिली, और आपकी कारकर्दगी सिफर। महंगाई की मद में 70 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई, इस 3 साल में महंगाई हुई है। डॉलर 105 पर 70 साल से पहुंचा और 178 पर चला गया। आपको मैं गुजारिश करता चलूं, कारकर्दगी सिफर है। ये बताएं कौम को कि किस हुकूमती किस सेक्टर की तंजीमें नो की है, हुकूमती किस सेक्टर को इन्होंने बेहतर अंदाज में चलाया है। ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, तौबा नाउज बिल्ला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कभी ऐसे काम किए? उन्होंने कोई पुल नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं बनाया, उन्होंने कौम बनाई। आप तो कौम को भूख से मार रहे हैं। आप बात करते हैं रियासत मदीना की। आपने रियासत मदीना की फिलोसफी पढ़ी है? आप कौम से झूठ बोलते हो। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वजीर आजम नहीं आया जो अपनी कौम से झूठ बोल रहा है, और हर बार
ऐसी बात नहीं, आप पूरी इनकी तारीख उठाएं और झूठ बोल रहे हैं। और आज मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 2023 का इलेक्शन चोरी करने की तरफ जा रहे हैं। चलें सर, हम आगे भी आ रहे हैं, अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा, अवाम भी देख लेंगे और हम भी बैठ कर देखेंगे और अपने जो नाज़रीन है वो भी इस चीज से महसूस होंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। राणा साहब ने एक बात कही है कि पैसा तो बहुत आया है लेकिन महंगाई उतनी ही बड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यूसुफ दालिया साहब, सर आपने सुना ही है, अभी कह रहे हैं पैसा बड़ा आया है, किधर गया है पैसा? देखें ये IMF से भी आया है। नहीं, ये जो दोनों हजरात हैं इनको ये सारा कुछ पता है कि कहाँ से पैसा कितना आया कहाँ गया। इनको ये नहीं पता कि इनके सर आने का तो सबको पता है, जाने का नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको हमारे एक एक पैसे का इल्म है, मगर इनको जब पूछा जाए ना कि वो पैसा सारा कहाँ गया पाकिस्तान का जो खा के इन्होंने बाहर जायदादें ली है, तो ये कहते हैं हमारी जायदाद भी नहीं है और हमारा वो पैसा भी नहीं था। तो सर उन्होंने जो किया, अब वो आप तो ना करें, आप तो बताएं जो इतना पैसा आया किधर गया? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनके ऊपर कोई काउंटर अटैक नहीं किया, इनकी लीडरशिप के ऊपर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, इन्होंने ऐसी बात की अभी जो लीडरशिप के मेरे खिलाफ। तो बहरहाल मेरे लिए ये मैटर नहीं करते। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े, पाकिस्तान में जो हो चुका उसको छोड़े, आगे बिल्कुल 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 सर, हम भी यही कहते हैं, खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हो गया ठीक है, अब आगे बढ़े, दूसरी हुकूमतों को कोसना, उनको चोर कहना, मुल्क खा गए, लूट गए, ये सब कहना बंद करें। आप अपनी कारकर्दगी से अवाम को यकीन दिलाएं कि आने वाला वक्त पिछले वक्त से अच्छा होगा, उनको उनका हक मिलेगा, तालीमी इदारों में तालीम मिलेगी, उनको सेहत मिलेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें छत मिलेगी और वो पाकिस्तान में फख्र से खुशी से रह सकेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।